हेलो फ्रेंड्स, खिलजी वंश में हमने अभी तक जलालुद्दीन को पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन के सेकंड पार्ट को। ये वीडियो टोटल 3 पार्ट्स में रहने वाली है। पहला पार्ट हमने कल पढ़ लिया था। आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे हम थर्ड पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस स्लाइड को लॉजिक से समझिए। अलाउद्दीन को मंगोलों से सुरक्षा के लिए एक विशाल सेना चाहिए थी, लेकिन खजाना सीमित था, इसलिए वह सैनिकों को ज़्यादा वेतन नहीं दे सकता था। अब कम वेतन में सैनिक तभी जिंदा रह सकता था जब बाजार की चीजें सस्ती हो। बस यही इस पॉलिसी का सिद्धांत था, कम वेतन तो महंगाई भी कम। इसमें इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में कहते हैं कि इसका मकसद सिर्फ सैन्य आवश्यकता था, और यही सबसे सही मत माना जाता है। जबकि अमीर खुसरो अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में इसे जन कल्याण बताते हैं, जो केवल तारीफ थी, हकीकत नहीं। इसके लिए उसने दिल्ली में 4 अलग अलग बाजार बनाए। पहला है अनाज मंडी, जहाँ सिर्फ खाने पीने का ही सामान मिलता था। दूसरा है सराय दल, यह बदायूं गेट के पास था। इसे न्याय का स्थान कहते थे। यहाँ कपड़े, सूखे मेवे और जड़ी बूटियाँ मिलती थी। तीसरा है बाजार, यानी घोड़ों और दासों का। और चौथा है रोजमर्रा की चीज़ों के लिए। इस व्यवस्था को चलाने के लिए सुल्तान ने बहुत सख्त अधिकारी नियुक्त किए। पूरे बाजार का हेड था दीवाने रियासत, जो कि वाणिज्य मंत्री था। यह पद मलिक याकूब को मिला, और हर बाजार का दरोगा होता था सायना मंडी। अनाज मंडी का पहला सेनाई मंडी मलिक कबूल था। इसके ऊपर बरीद यानी जासूस थे, जो सुल्तान को हर पल की खबर देते थे। फ्रेंड्स, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इतिहासकार इसे अलाउद्दीन का आर्थिक चमत्कार कहते हैं। उसने सुई से लेकर गुलाम तक हर चीज़ का दाम फिक्स कर दिया। अनाज के दाम, गेहूं का रेट था सिर्फ 7.5 जीतल प्रति मन, और चावल केवल 5 जीतल। याद रखिएगा, उस समय एक मन आज के लगभग 14 से 15 किलो के बराबर था। अब राइट साइड देखिए, विलासिता की चीज़ें। सिर्फ खाना ही नहीं, उसने घोड़े और गुलामों के रेट भी तय किए थे। एक सबसे उत्तम क्वालिटी का घोड़ा 100 से 120 टका में मिलता था, और एक काम करने वाली दासी सिर्फ 5 से 12 टका में मिल जाती थी। सबसे बड़ा फैक्ट, अलाउद्दीन के पूरे 20 साल के शासन में चाहे सूखा पड़ा हो या अकाल, ये कीमतें एक चीतल भी नहीं बढ़ी। यही स्थिरता उसकी सबसे बड़ी जीत थी। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन जानता था कि सिर्फ दाम फिक्स करने से काम नहीं चलेगा, सप्लाई भी चाहिए। इसलिए उसने इतिहास में पहली बार बफर स्टॉक का कंसेप्ट लगाया। उसने खालसा भूमि और उपजाऊ दोआब क्षेत्र से टैक्स के रूप में अनाज लिया और उसे विशाल सरकारी गोदामों में भर दिया। उस समय किसी भी व्यापारी को जमाखोरी करने की इजाज़त नहीं थी। राशनिंग, यह सिस्टम तब काम आता था जब अकाल या सूखा पड़ता था। ऐसे मुश्किल वक्त में सरकारी गोदाम खोल दिए जाते थे और राशनिंग व्यवस्था लागू होती थी। तय नियम के अनुसार हर परिवार को प्रतिदिन आधा मन अनाज दिया जाता था। मकसद साफ था, अकाल में कोई भी भूखा न सोए। नियम बनाना आसान है, लेकिन उसे लागू करवाना मुश्किल। अलाउद्दीन ने इस व्यवस्था को डर के दम पर चलाया। सबसे पहले देखिए ईमानदारी की जांच। सुल्तान को अधिकारियों पर भी भरोसा नहीं था। वह अक्सर छोटे बच्चों को गुलाम बनाकर बाजार भेजता था। अगर दुकानदार ने बच्चे को समझकर कम तोला, तो तुरंत पकड़ लिया जाता था। अब देखिए सजा। सजा इतनी खौफनाक थी कि दुकानदारों की रूह कांप जाती थी। नियम साफ था, अगर तराजू में कम वजन निकला, तो जितना कम तोला है, उतना ही मांस दुकानदार के शरीर से काट लिया जाता था। इसका असर ये हुआ कि अलाउद्दीन के जीते जी यह नीति 100% सफल रही, लेकिन यह डर पर टिकी रही, इकोनॉमिक्स पर नहीं। इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे मुबारक शाह खिलजी ने इसे तुरंत बंद करवा दिया, क्योंकि यह बाजार के कुदरती नियमों के खिलाफ थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह अलाउद्दीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को लोहे की जंजीरों में जकड़ लिया। अब उसके पास पैसा भी था, सस्ती रसद भी थी और विशाल सेना भी थी। अब वह तैयार था अपने सबसे बड़े सपने को पूरा करने के लिए, विश्व विजय। अब उसकी नज़र थी राजपूताना के किलों और दक्षिण भारत के सोने पर। अगले वीडियो में हम देखेंगे इतिहास की सबसे चर्चित कहानियाँ, चित्तौड़ का जौहर, रणथंभौर के मीर का हट, मलिक कफूर का दक्षिण अभियान। वह वीडियो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।